ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और इसको पढ़ने में हमको बहुत मज़ा भी आएगा। इसमें हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए एक हमने कहा कि इसके अंदर मान लीजिए करंट बह रहा है आई, इसको हम लिखते हैं हमेशा आई पी। क्यों लिखते हैं? आई पी का मतलब होता है प्राइमरी में करंट। इसके साथ ही एक दूसरी कॉइल रखी है पास में, इसके अंदर जो फ्लक्स पैदा होता है इसको हम कहते हैं फाई एस। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हमारा सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इसके अंदर ये है कि P में आई पी बहने के कारण S में फ्लक्स पैदा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब इसके अंदर हमने करंट बहाने से इस पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या बनता है? B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण फ्लक्स बनता है, इससे बनता है फ्लक्स। क्या बनेगा? बी ए एन। ठीक है। और इस फ्लक्स के कारण क्या होगा? ईएमएफ बनेगा। जो कि होगा, क्या होगा? ईएमएफ क्या होता है? अब यहां पे एल नहीं है, अब यहां पर ईएमएफ पैदा होगा। अब ये ईएमएफ क्या होगा? ये ईएमएफ क्या होगा? हमने देखा था पहले जब हम स्वयं प्रेरकत्व पढ़ रहे थे, तो क्योंकि उसमें एक ही सर्किट था, ये आई था, तो हमने कहा था इसको विरोध करने वाली धारा पैदा होती है और इसका संबंध होता है इस ई से। ठीक है। अब यहां पर चूंकि इसके अंदर धारा बहने से और इस धारा के समय के अनुसार परिवर्तन होने से, इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इस वाली कॉइल में समय के हिसाब से परिवर्तन होने पर, यानी अपनी पहली कंडीशन क्या है कि समय के साथ वो परिवर्तित हो रही होगा। परिवर्तित नहीं हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं होगा। बिना परिवर्तन हुए कभी भी ईएमएफ डेवलप नहीं होता है। हम यहां कह रहे हैं कि इसके अंदर जो करंट का परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बना, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके अंदर फ्लक्स बना और इस फ्लक्स के कारण इसके अंदर ईएमएफ हुआ। यानी यहां तक तो आपका क्या हो रहा है? ये प्राइमरी में, और ये जो फ्लक्स है, इसका जो फ्लक्स काम कर रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लो। इसके अंदर करंट समय के साथ परिवर्तित हुआ, उसके कारण फ्लक्स बना। फ्लक्स इसके पैरामीटर के हिसाब से बना।
इस फ्लक्स ने इसके अंदर क्या किया, वेरिएबल होने के कारण इसने डी बाई डी टी वेरिएबल होने के कारण इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। अब ये ईएमएफ कितना पैदा होगा, हमने यहाँ पे देखा कि phi इज इक्वल टू बी ए एन है। अगर हम b की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई पी तो हम क्या कह सकते हैं कि phi इज प्रोपोर्शनल टू आई पी। phi किसके अंदर है, सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स जो चेंज हुआ प्राइमरी में करंट के वेरिएशन से, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं phi s इज इक्वल टू एम आई पी। ये जो m है स्थिरांक, इसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके, इसका मतलब करंट कितना, ईएमएफ कितना पैदा होगा, ईएमएफ विल बी कितना पैदा होगा, ईएमएफ सेकेंडरी में माइनस, यानी कि डी फाई बाई एस होना चाहिए ना, डी फाई एस अपॉन डी टी। फाई एस का मान रख दो माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। ये इसका सिद्धांत है। तो अब आप देखो इससे कितना सिमिलरिटी है, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पर ई एस आया माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी। यहाँ आई की जगह आई पी क्यों लिखा हमने, क्योंकि आई पी के अंदर करंट की दर समय के साथ परिवर्तन से सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स और ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसलिए इन दोनों को हमने अलग अलग दिखाने के लिए कि सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा हो रहा है प्राइमरी के करंट के समय के अनुसार परिवर्तन होने से। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। ये तो हमने इसको अलग अलग दिखाया है, एक्चुअल में कैसा होता है। एक तो ये हो गई और दूसरी होती है एक्चुअल में इस तरह से होती है, लेकिन हमने समझाने के लिए, क्योंकि इसमें समझना मुश्किल हो जाता है कि किसके लिए किस क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझाने के लिए हमने इसको इस चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है, अदरवाइज ये इसके अंदर है। अब हम इसका सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं कि अन्योन्य प्रेरक का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के लिए जैसा कि अभी इसने डायग्राम की बात की है, अपन वही डायग्राम बना देते हैं जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए आसानी से। आप भी ऐसे बना लो, इससे आपको बनाने में सरलता रहेगी। क्या कुछ है क्वेरी मन में, क्वेरी बेटा बता दिया करो, इससे कि मैं भी उसको इजीली फिर बना सकूँ और कर सकूँ, दिक्कत नहीं आए मुझे कोई बनाने में। ठीक है, अब जैसा ये कह रहा था वैसे बनाने की कोशिश की है। ठीक है, एक बड़ी वाली कॉइल के अंदर एक छोटी वाली कॉइल, इसका बड़ी वाली कॉइल का रेडियस मान लीजिए है R2 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया हो गया A2। इसकी लंबाई है कॉइल की बड़ी वाली
ऊपर छोटी और दोनों ही बराबर है। ठीक है, और कोई डायमेंशन की जरूरत है यहाँ पे? इसको मान लीजिए हम S1 कॉइल कर देते कह देते हैं और इसको S2 कॉइल कर देते हैं। इसलिए N1 क्या होगा, बताओ N1 क्या होगा? पर लंबाई, यानी कि अगर टोटल N1 हो तो L। N2 क्या होगा, अगर बड़ी वाली कॉइल के अंदर N2 है और पर यूनिट लंबाई। ठीक है, यहाँ पर N जो है N1 व N2 फेरों की कुल संख्या और N1 N2 है फेरों की प्रति यूनिट लंबाई में संख्या। ठीक है, कोई मन में कोई शंका हो, किसी को पूछना चाहते हैं यहाँ पर? ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब हमने लिया पहले, सबसे पहले बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत इजी है। हमने I2 करंट बहाया, I2 धारा S2 में बही। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। क्या वैल्यू होगी उसकी? B2 इज इक्वल टू म्यू 0 N2 I2। ठीक है, 2 नंबर की कॉइल में म्यू 0 तो अपना स्थिरांक है ही, N2 प्रति यूनिट लंबाई फेरों की संख्या है और I2 उसके अंदर करंट है। ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस B2 के कारण S1 में फ्लक्स पैदा होगा। कितना होगा बताओ? फाई 1 कितना होगा? क्या होता है फाई, क्या होता है? BAN होता है ना। अब यहाँ बताओ क्या क्या चीज़ होगा? फाई 1 इज इक्वल टू B2 A1। ठीक है ना। अब कौन सी वाली कॉइल में हो रहा है? S1 में हो रहा है ना। तो उस जिस भी कॉइल के अंदर फ्लक्स पैदा हो रहा होता है उसके डायमेंशन लेते हैं हम लोग। जिस भी कॉइल के अंदर फ्लक्स पैदा हो रहा है उस कॉइल के डायमेंशन लेते हैं। तो B2 ने तो पैदा किया A1 N2, सिंपल। B2 पता है, इसका B2 की वैल्यू रख दीजिए इसमें। B2 की वैल्यू क्या होगी रखने से? म्यू 0 N2 I2 A N2। N2 को क्या लिख सकते हो? N2 बाई एल, N2 बाई एल लिख सकते हो। अब लिख दो इसको, म्यू 0 I2 N2 क्या हुआ? यहाँ पर क्या था? ये कहाँ पर एन आएगा?
ठीक है ना, जिसके अंदर फ्लक्स पैदा हो रहा है उसके डायमेंशन लिए जाते हैं। समझ में आ रही बात ये? म्यू 0 I2 N2 N1 A अपॉन L। नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको मैं खुलासा कर सकता हूँ, क्या लिखा है ये। फाई 1 समझ में आ गया, B2 चुंबकीय क्षेत्र है, A1 इसका एरिया है, N1 इसके टोटल संख्या है, L लेंथ में टोटल फेरों की संख्या है। ये अपन फार्मूला यूज़ करते हैं BAN, वही अपन ने यूज़ किया है, B2 A1 N1। ठीक है, बोलो क्या दिक्कत है, कुछ परेशानी बेटा? अब चौथा, इसके कारण जो अन्योन्य प्रेरकत्व पैदा होगा वो क्या होगा? क्या होता है प्रेरकत्व? वहाँ आपने सीखा था हमने, क्या है देखो, M इज इक्वल टू क्या है, QS फाई एस अपॉन IP, फाई एस सेकेंडरी जिसमें पैदा हो रहा है, यानी कि फाई 1 जिसमें पैदा हो रहा है, फाई 2 के कारण, इस S2 के कारण पैदा हो रहा है ना, S2 के कारण फाई इसमें पैदा हुआ है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसके कारण जो अन्योन्य होगा, फाई किसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, फाई एस इज इक्वल टू MIP को यूज़ करने पर बेटा क्या बोल रहे हो? मैं बच्चों को समझ रहा हूँ, बोल आप रहे हो, इसको मना करो भाई। तो यहाँ पर जो प्रेरकत्व पैदा होगा किसमें, 1 में, 1 वाले में, इसको हम क्या कहते हैं, 2 के कारण 1 में, 2 के कारण 1 में, या 1 में 2 के कारण, दोनों लिख सकते हो आप, यूँ भी कर सकते हो, 1 में 2 के कारण, कोई सा भी आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन अपन इसको अडॉप्ट करना चाहिए हमेशा जिसमें जिसके कारण। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 में 2 के कारण। क्या कहा अपन ने, क्या है, फाई एस अपॉन IP, फाई एस तो फाई 1 है, IP क्या है, I2 है, प्राइमरी में जो बह रहा है वो I2 है। यहाँ पर अपने प्राइमरी उसको माना जिसके अंदर बह रहा है, उस दूसरे जिसमें प्रभाव हो रहा है उसको दूसरा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखेंगे बोलो, I2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखें तो ये हो गया म्यू 0 I2 N1 N2 A अपॉन L और I2 से I2 कट गया, ये आ गया म्यू 0 N1 N2 A अपॉन L। इसका मतलब ये हुआ कि इस बड़ी वाली कॉइल के अंदर करंट बहाने से दूसरी वाली कॉइल के अंदर जो स्व प्रेरकत्व के अन्योन्य प्रेरकत्व के कारण जो स्थिरांक पैदा हुआ वो हुआ म्यू 0 N1 N2 A अपॉन L। और अपन कहें कि इसके अंदर कितना EMF पैदा हुआ, बोलो EMF कितना पैदा होगा? अपन ने क्या सीखा है, EMF माइनस डी फाई बाई डी टी, तो अपन माइनस इसको डी फाई इसको कर देंगे डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे इस जगह से छोड़ते हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि M1/2 कैसे निकाला जाता है। लेकिन अब जो असली आपके परीक्षा, आपको अगर कुछ सीखा है आपने, उसकी परीक्षा अब होगी कि अब हम I1 में करंट बहा रहे हैं,
और I2 में उसका प्रभाव देखना है। यानी कि S1 में करंट बहा रहे हैं और S2 के अंदर प्रभाव देखना है। ये है असली दिमाग की चीज़। ये सरल था। अब उसी को अपने को बिल्कुल इसी सिद्धांत ये पालना करनी है, इसी क्रम में लिखना है। वही लिखिए बिल्कुल। यहाँ पे पहला क्या लिखा, I1 में I1 धारा S1 में बहाई, I1 धारा S1 में बहाई। इसके कारण क्या होगा, इसका मतलब S1 में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। वो कितना होगा, V1 इज इक्वल टू म्यू 0 N1 I1। सिंपल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतने में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उस जिसके अंदर अपन ने प्राइमरी मान के इसमें करंट बहाया है उसके डायमेंशंस में उपयोग लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, इस B1 के कारण S2 में पैदा होगा। ठीक है, अब ये कितना पैदा होगा, यहाँ पे देखो phi2 इज इक्वल टू म्यू B1। अब बताओ क्या होगा, A2 आएगा या पहले n लिख लेते हैं फिर बताऊंगा। n क्या होगा, N2। अब A बताओ क्या आएगा, अब यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हम लोग एक बेसिक सिद्धांत जानते हैं, आप लोगों को याद होगा कि जब भी कोई कॉइल होती है, यानी कि परिनालिका, याद करो, इस परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0। यानी कि अब हमारी ये छोटी परिनालिका जो है, इसका चुंबकीय क्षेत्र केवल इस एरिया में होगा पैदा, इस पूरे एरिया में नहीं हो रहा पैदा। यानी कि जो हम फ्लक्स पैदा कर रहे हैं S2 के अंदर, वो केवल इतने ही एरिया के अंदर हो सकता है, इस वाले में। यानी कि अगर हम इसको यूं करके देखें, ये बड़ी वाली कॉइल है और ये छोटी वाली है, तो छोटी वाली की यहां तो 0 है, केवल ये, यानी कि केवल इतने ही एरिया में, बड़ी कॉइल के अंदर केवल इतने ही एरिया में फ्लक्स पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र इतना ही पैदा होगा, इसके बाहर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब फ्लक्स केवल इस पर्टिकुलर एरिया में होगा, यानी कि इस छोटे वाली जो कॉइल है उसके एरिया के अंदर ही फ्लक्स आ सकता है, इस एरिया के अंदर, इसके बाहर नहीं जा सकता, इसके बाहर तो 0 है। यानी कि जब बड़ी कॉइल में जो फ्लक्स का हम प्रभाव देख रहे हैं, अगर हम केवल बड़ी कॉइल ले, यहाँ पर अगर हम केवल बड़ी कॉइल देखें, छोटी नहीं देख रहे अब इस समय, तो क्या होगा, केवल इतनी क्षेत्र के अंदर फ्लक्स पैदा होगा जिसका कि एरिया है A1। केवल A1 के अंदर फ्लक्स पैदा हो रहा है, A2 में नहीं हो रहा है पैदा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है अपने को हमेशा, क्योंकि इसके बाहर 0 होता है इसलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब लिख दीजिए इसके अंदर, पहले B1 की वैल्यू रखिए, म्यू 0 N1 I1 A1 N2, यही अपन ने यहाँ पे किया था। N1 की वैल्यू रखिए, N1 की वैल्यू रखा म्यू 0 N1 अपॉन L I1 A1 N2, बिल्कुल सही है।
इसके कारण अन्योन्य, इसके कारण अन्योन्य प्रेरकत्व पैदा होगा। यानी कि क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, दूसरे में M2 में 1 के कारण, ठीक है, 2 में 1 के कारण क्या हुआ, phi2 किसके कारण, I1, ठीक है। तो क्या हो गया, μ0 N1 I1 A1 N2 अपॉन L और I1 से I1 कट गया, तो क्या बचा, μ0 N1 N2 A1 अपॉन L। तो आपने एक बात देखी, दोनों बराबर आ रहे हैं और इसलिए इसको अन्योन्य यानी म्यूचुअल, यानी बड़े के कारण छोटे में भी और छोटे के कारण बड़े में भी, दोनों में बराबर ही प्रेरकत्व पैदा होगा एक दूसरे के कारण। समझ गए बात? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो अभी, क्योंकि बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन इसको मन में थोड़ा याद रखने वाली बात है, कुछ नहीं है, बहुत सारे सिंपल कंसेप्ट है। कोई बच्चा ऐसा इसको नहीं समझ में आया हो, नहीं आया तो मैं दोबारा बता सकता हूँ अभी। श्योर? मिटा दूं इसको? इनको क्या कहते हैं कंडक्टर को? प्रेरक, प्रेरकत्व, प्रेरक। इंडक्टर को कहते हैं प्रेरक। कंडक्टर को थोड़ी कहते हैं, कंडक्टर तो वो होता है चालक। इंडक्टर, आपने कंडक्टर सुन लिया होगा, इंडक्टर। चलो हो सकता है मैंने गलत बोला हूँ, हाँ कोई बात नहीं, आपको सही समझ में आना चाहिए बस। अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजन। बनते हैं ना, अब करेंगे ना इसको, पहले बस कर तो लें, इसको तो पूरा कर लें, फिर क्वेश्चन तो खूब सारे बनते हैं। लेकिन बहुत सरल होते हैं एक्चुअल में सारे वो। इसके अंदर क्या है, बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना कंपटीशन में, वो सारे के सारे थ्योरी पे आते हैं। आपको ये सारी परिस्थिति देंगे, जैसे पहले वो दिखाया था कंडक्टर मूव कर रहा है, कैसे उसका एरिया कम हुआ, कैसे उसका अंदर चेंज हुआ, कौन से डायरेक्शन में हुआ। मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे, लेकिन इसके अंदर केवल उसी के क्वेश्चन आएंगे जो कि थ्योरी जानने के बारे में। अब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, दो प्रेरक श्रेणी क्रम में जबकि दोनों में समान दिशा में धारा बह रही है। मैं समझ आया तुम्हें, क्या कोई समस्या तो बताओ ना बेटे, मुझे बताओ,
सबको समझा सकूँ ना, कोई चीज़ मान लो कोई कन्फ्यूजन मन में है तो पूछना चाहिए। क्या कह रहा है बेटा? देखिए भाई, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस पल भर में सॉल्व हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आएगा। 100% कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। हैं? कौन से? इंजीनियरिंग वाले में। नहीं, लेकिन मेडिकल में भी उसका सरल रूप आएगा, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई कठिन रूप है। वैसे मैथ्स वाला भी देखना आप, किसको मैंने कितना सरल कर दिया है क्वेश्चन। किताब में इसको बहुत ज़्यादा टिपिकल रूप में दे रखे हैं इसके, आपको देखना इसको कितना सरलता से सीख जाएंगे सिद्धांत, तो आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। इसमें करंट की दिशा ये है, इसमें भी करंट की दिशा ये है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एन और एस कहाँ बने? ठीक है, बेटा क्यों मोबाइल से बात कर रहे हो? यू आर डिस्टर्बिंग मी, जस्ट लीव द रूम, चले जाओ आप यहाँ से। हम मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस तरह से डिस्टर्बेंस नहीं होता। अच्छा, अच्छा, अब हम देखते हैं इस वाली कॉइल को। इस वाली कॉइल के अंदर दो चीज़ हो रही होंगी। पहले अपन दोनों को देखते हैं कि अलग अलग कॉइल में स्वयं प्रेरकत्व क्या क्या होगा। अब इसके अंदर हम मान लो देखें स्वयं प्रेरकत्व। स्वयं प्रेरकत्व होगा, इसके अंदर मान लीजिए क्या होगा, इसको हम कहेंगे स्वयं प्रेरकत्व क्या होगा इसका बताओ? स्वयं, अच्छा चलो और सरल कर लेते हैं। स्वयं प्रेरकत्व के कारण जो ईएमएफ पैदा होगा, स्वयं प्रेरकत्व के कारण जो ईएमएफ पैदा होगा उसको मान लीजिए हम कह देते हैं सेल्फ ES1। ठीक है, ये मान लें, यानी कि स्वयं प्रेरकत्व इसके अंदर, स्वयं प्रेरकत्व। ठीक है, तो ये किस दिशा में होगा? हमेशा जिस दिशा में करंट बह रहा है कॉइल में उसका विरोध करने वाला, यानी इसकी दिशा क्या होगी? तो यहां लिख लो ऐसे। इसी प्रकार इसका हम स्वयं प्रेरकत्व देखें, उसके कारण जो ES यानी कि उसके अंदर EMF पैदा होगा ES2। ठीक है, उसकी क्या दिशा होगी? करंट किधर बह रहा है? इधर, तो इसको इधर होगा। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत हो समझने में तो मुझसे पूछ लेना जरूर, क्योंकि ये इस समय अगर आ गया अच्छा तो बहुत अपने लिए अच्छा रहेगा। अब इसके कारण इसके अंदर फ्लक्स इस डायरेक्शन में पैदा हुआ, स्वयं जिस डायरेक्शन में स्वयं प्रेरकत्व पैदा हो रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लक्स पैदा हो रहा है। फ्लक्स तो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, विपरीत दिशा में पैदा होता है फ्लक्स। इसके कारण यानी कि इस वाली कॉइल के कारण इसके अंदर क्या होगा? अन्योन्य। अब वो अन्योन्य किस डायरेक्शन में देखो जरा, अन्योन्य। इसके अंदर मान लीजिए कि क्या कहेंगे इसको, अन्योन्य को M1 में 2 के कारण, M1 में 2 के कारण। अब 2 के किस दिशा में हो रहा था? ये फ्लक्स इस दिशा में हो रहा है ना इसका,
फ्लक्स की दिशा तो वही रहेगी, फ्लक्स इस दिशा में पैदा हो रहा था इसका, इसी के कारण यहां पर ये पैदा होगा। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, ये कहलाएगा M21, यानी यहां पे जो फ्लक्स पैदा हुआ है उसी डायरेक्शन में, यहां पर जो फ्लक्स पैदा हुआ इस डायरेक्शन में पैदा हुआ है, तो यहां पर किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। कोई कॉम्प्लिकेशन बिना करे अपन इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहां पर जो टोटल ईएमएफ है, यहां पे जो कुल होगा, जो कुल ईएमएफ होगा वो क्या 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 होगा, ईएमएफ स्वप्रेरकत्व के कारण, ठीक है, स्वप्रेरक, और दूसरा ईएमएफ अन्योन्य प्रेरकत्व के कारण, कुल यही होगा, क्योंकि स्वप्रेरकत्व के कारण ये हो रहा है और अन्योन्य प्रेरक के कारण भी ये हो रहा है, दोनों का योग कुल ईएमएफ इस कॉइल के अंदर पैदा होगा। ठीक है, इसी प्रकार इस कॉइल में अगर हम निकालें तो कुल कितना होगा, ई एस सेल्फ प्लस ई एम 1 में 2 के कारण, और यहां ई एम 2 में 1 के कारण। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अभी तक कुछ नहीं किया अपन ने, केवल निशान बनाए। ठीक है, अब यहां एक सिद्धांत जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, किताब में नहीं है, लेकिन ये सब जगह सही बैठता है, इसलिए इसको सिद्धांत बना दिया मैंने। ईएमएफ की गणना करते समय करंट की दिशा को पॉजिटिव लेते हैं। सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किताब में समझा रखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये सिद्धांत हर जगह सही है। कभी आज तक मैंने जितने क्वेश्चन करे, करीब 300-400 तो मैं कर चुका हूँ, उसमें एक में भी क्वेश्चन में गलत नहीं हुआ है, इसका मतलब सही होगा, सही है, होगा नहीं है, एक्चुअल में है। ठीक है, अब देखो कितना इजी है। अब कॉइल नंबर 1, कॉइल 1, यहां पे अपने को निकालना है E1, यानी कि पहले वाले में ईएमएफ कितना पैदा हुआ। सबसे पहले पैदा हुआ स्वप्रेरकत्व के कारण। स्वप्रेरकत्व के कारण क्या होता है पैदा, चलो पहले यूं लिख लेते हैं, ई एस प्लस ई एम 12। अब ई एस सेल्फ है तो ई एस क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, लिखा हुआ है अपने वहां पे देखो। और म्यूचुअल के कारण ई एम 12 इजिकल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, वहां पे लिखा हुआ है। क्यों, करंट यहाँ पे सेम है, एक ही दिशा में और सेम करंट बह रहा है, इसलिए वैल्यू आई पी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने को केवल आई से लिख लिया, दो काम आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस दिशा में पैदा होंगे, जबकि ये विपरीत दिशा में पैदा हो रहे हैं, तो जबकि ये विपरीत दिशा में पैदा हो रहे हैं। अब अपने को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमको केवल ये सिद्धांत, अपने को ये चीज़ तो इस फॉर्मूले को लिखने के काम में आ सकती है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये वाला सिद्धांत अपनाएंगे अब। ठीक है, अब यहाँ देखो ई एस क्या है, एल डी वाई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी, करंट का डायरेक्शन तो है ये, और ये है विपरीत दिशा में, तो क्या आएगा, माइनस
एल डी आई बाई डी टी। अब देखो EM12 इसके कारण हो रहा है इधर, और करंट जा रहा है इधर, तो ये माइनस हो गया, माइनस M ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन तो बताना मुझे। इसी प्रकार E2 देखो जरा, सेल्फ इस दिशा में है, करंट इस दिशा में है, माइनस L डी आई बाई किसी को कहीं दिक्कत आ रही हो बीच में तो मुझे बोल देना बेटा अभी इस समय। अब अपन ये अभी अपने मान के चल रहे हैं कि दोनों का L बराबर है। अपन इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं इससे कि आपके मन में कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। कहेंगे आप इसकी भी स्वैप रेट का तो बराबर ले लिया आपने, इसका भी ले लिया, कि बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। तो L2 डी आई बाई डी टी। इसी प्रकार वो देखो ज़रा म्यूचुअल, ये भी इसके विरोध में है करंट की दिशा में, करंट की दिशा, ये भी इसको माइनस ले लो, म्यूचुअल। और यहाँ पे अपन क्यों नहीं लिख रहे M1221, क्योंकि इस एक के कारण दूसरे कारण में बराबर, दोनों में बराबर होता है। चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो दोनों का मान बराबर आता है क्योंकि अभी अपन ने कैलकुलेट करके देखा है। तो टोटल कितना हो गया, इसलिए कुल EMF E इज इक्वल टू प्लस E2 कितना हुआ, माइनस L1 प्लस L2 प्लस 2M डी आई बाई ठीक है। माइनस कॉमन निकाल दिया, सब जुड़ जाएंगे, L1 प्लस L2, M और M, 2M जुड़ गया, डी आई बाई डी टी बाहर आ गया। करके देखो कॉपी में सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए हम पूरे संयोजन को, यदि जैसे अपन रेजिस्टेंस में करते थे ना, उसका इक्विवेलेंट मान लेते थे, याद है, का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। यहाँ मान लीजिए एक L है, L इक्विवेलेंट, और I वही रहेगा क्योंकि समान सीरीज में है, I सेम रहेगा, श्रेणी क्रम में I हमेशा सेम रहता है, ये पता ही है आपको। यानी कि हम इसको एक ऐसे सर्किट के रूप में मान सकते हैं जहां पर कि एक L इक्विवेलेंट लगा हुआ है और I ये है और यहाँ पर E इक्विवेलेंट है। तो इसके अगर हम देखें, इस फॉर्मूले को लगाएं, अगर एक ही इंडक्टर है, सिंपल एक इंडक्टर है, तो EMF कितना होगा इसका, माइनस L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, यही होगा। तो यानी कि अगर हम ये सीरीज लगे हुए हैं दोनों सीरीज में और इनका इक्विवेलेंट मान लीजिए हम सर्किट इसको मान रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक व दो बराबर होने चाहिए। इसका मतलब, इसलिए माइनस L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस L1 प्लस L2 प्लस 2M डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी से डी कट गया, माइनस से माइनस कट गया,
सो L इक्वलेंट क्या हुआ, L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये फर्क है अपना रेजिस्टेंस और प्रेरक में। वहाँ तो होता सीरीज के अंदर R1 प्लस R2, और जब कैपेसिटर से क्या होता था 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर क्या आया, L इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये बात समझ में आ गई? श्योर? अब करो सेकंड हिस्सा अपने आप करके देखो। नहीं समांतर नहीं, अभी परीक्षा। अब मान लीजिए अब करंट दोनों में विपरीत दिशा में बह रहा है। बना लो जल्दी से ये दोनों। अब करंट की दिशा दोनों अपन ने विपरीत कर डाली है। है सीरीज में दोनों, लेकिन करंट की दिशा परिवर्तन कर दी। करंट की दिशा परिवर्तन करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो करंट जा रहा था उसको इधर उल्टे डायरेक्शन में बहा दिया कुंडली के अंदर। इतना ही किया। अब देखो जरा स्वयं प्रेरकत्व का दिशा क्या होगी, इसके करंट की दिशा में इसके विपरीत, यानी ये तो इधर ही होगा, इधर ही होगा जैसे पहले बनाया था अपन ने। ये तो बिल्कुल यूं का यूं रह गया। इसी डायरेक्शन में इसका फ्लक्स है, तो इसके कारण इसके अंदर म्यूचुअल जो होना था उसका भी डायरेक्शन यही रहेगा, ये वाला। ये बात समझ में आई है नहीं? समझ में आई क्या कह रहे हैं अपन? स्वयं प्रेरकत्व के कारण इसकी विपरीत दिशा में हुआ, इस विपरीत दिशा, इसी दिशा के कारण इसके अंदर जो, इसके कारण जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी इस दिशा में पैदा होगा। तो अपन ने लिख दिया वो M21 जैसे पहले था, क्योंकि इसका तो दिशा चेंज नहीं की अपन ने, यही हुआ जो पहले था। अब रहा इसका सवाल, यहाँ देखो इसके कारण तो ये हो गया। अब यहाँ पर करंट की दिशा ये है, तो ES2 की दिशा क्या होगी, करंट इधर बह रहा है तो सेल्फ EMF जो है इधर होगा, सेल्फ EMF इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसके कारण इस दिशा में फ्लक्स बह रहा है, इस दिशा में, तो यहाँ पर भी ये जो इसका म्यूचुअल होगा वो इसी दिशा में पैदा होगा। इसके कारण इसमें, इसके कारण यानी किसके कारण, इसके कारण, इसके कारण इसमें, इस ES2 के कारण इसमें, यानी उसी दिशा में होगा जिस दिशा में वो है। ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने, बना लिया उसको? अब देखो आप E1 यहाँ पर, ES1 तो करंट की दिशा के विपरीत है, सेल्फ यानी स्वयं प्रेरकत्व विपरीत दिशा में होगा, यानी कि करंट की विपरीत दिशा में। ये तो हो गया माइनस। अब म्यूचुअल देखो, ये म्यूचुअल किस दिशा में पैदा हो रहा है, इधर, इधर पैदा हो रहा है, और करंट की दिशा किधर है, इधर, तो ये प्लस में होना चाहिए। ठीक है? इसी प्रकार E2 देखो, सेल्फ यानी कि सेल्फ किधर हो रहा है, इस दिशा में, और करंट की दिशा है इस दिशा में, माइनस हो गया। अब म्यूचुअल देखो, म्यूचुअल हो रहा है इस दिशा में, और करंट की दिशा क्या है,
यही है, तो प्लस, इसलिए कुल ईएमएफ कितना होगा। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या होगा, बोलो बोलो, di/dt तो कॉमन आ गया, -L1 -L2, ठीक है, दोनों जोड़ रहे हैं ना, +2m, क्या लिख सकते हैं इसको, -L1 +L2 -2m, ये तो ये रहेगा इक्विवेलेंट मानेंगे तो, इसलिए 1 और 2 बराबर होना चाहिए, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया -L1 +L2 -2m इज इक्वल टू di/dt इज इक्वल टू -L इक्वलेंट di/dt, di/dt कट गया, माइनस से माइनस कट गया, सो L इक्वलेंट क्या आया, L1 +L2 -2m। एग्जाम में हमेशा ये वाला आता है, ये कहीं भी किसी भी जगह आपको इस तरह से नहीं मिल सकता, मैं बिल्कुल गारंटी करता हूँ। मैंने 8-9 बुक्स पढ़ी थी आज से 3 साल, तो कहीं नहीं मुझे समझ में आया था इस तरह से समझा सकते हैं बच्चों को सरल तरीके से। ये सबसे सरल तरीका है इसका, करंट की दिशा के विपरीत जो जा रहा है वो नेगेटिव, जो करंट की दिशा के साथ जा रहा है वो पॉजिटिव, उसको अगर आप लिख दो सिंपल तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ करंट आ रहा है आई, समान करंट का सिद्धांत तो वही रहता है, ये हो जाएगा I1 और इधर चला जाएगा I2, ये L1 है इसका इंडक्टेंस, ये L2 है। यहाँ पर एक प्रजम्पशन है, प्रजम्पशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मान्यता। मान्यता ये है कि ये इतनी दूर हैं L1 L2 यानी कि S1 S2 कि उनका अन्योन्य प्रेरकत्व नगण्य अथवा शून्य है। वैसे भी ऐसी स्थिति में रखेंगे तो शून्य होगा या नहीं, क्यों, हाँ, जो भी कुछ फ्लक्स बनेगा इसके अंदर ही बनेगा, इसके अंदर फ्लक्स इसके अंदर ही बनेगा, इसको विपरीत डायरेक्शन में पैदा करने की कोशिश करेगा, ये भी इसके विपरीत डायरेक्शन में पैदा करने की कोशिश करेगा। बेसिक सिद्धांत जो अपन ने सीखे हुए हैं। यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले E1 माइनस L1 di/dt, सिंपल सिद्धांत वही अभी जो अपन इतने करते आए, खूब सारे अभी पूरा किया ही है ये, L di/dt, तो L1 d1/dt। इसी प्रकार E2 यानी ये हो गया आपका E1, ये हो गया E2, E2 क्या होगा, -L2 di/2
बाई डी टी। बहुत सिंपल है ये तो। खैर सिद्धांत क्या लगेगा यहाँ पर, आई इज इक्वल टू I1 अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या कहते हैं, आकलित, समीकरण डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी वन डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। सिंपल। अब इसका भी वही मान लें कि एक इक्विवेलेंट सर्किट, ये है L इक्विवेलेंट, यहाँ I जा रहा है यहाँ पर, तो इसका E क्या होगा, माइनस L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। इक्विवेलेंट सर्किट का ही होगा, इस वाले से होगा ना, वो L इक्विवेलेंट और I करंट जा रहा है, इतनी सी बात है। तो E इज इक्वल टू माइनस L इक्विवेलेंट माइनस L डी आई बाई डी टी, माइनस L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो जरा क्या हुआ बताओ। ऊपर डी वाई अपन लिख रखा है, वहाँ पे डी आई बाई डी टी में क्या है, E1 बाई L1 है, ठीक है। देखो उधर, इस वाली इक्वेशन से दिस इम्प्लाइज दैट डी आई वन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस E1 बाई L1। इसी प्रकार ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो हमने लिखा, दोनों को अगर बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर उसमें लिखें डी आई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, E अपॉन माइनस E अपॉन माइनस L इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ से लिखा ना अपन ने, E अपॉन माइनस L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। फिर क्या है, डी आई वन बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी माइनस E1 अपॉन L1, माइनस E1 अपॉन L1 माइनस E2 अपॉन L2। सब कट गए, कोई दिक्कत नहीं। E अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन L1 प्लस E2 अपॉन L2। अब बताओ यहाँ पे क्या स्पेशल बात है जो हम करेक्ट कर सकते हैं इस जगह पर, बताओ, कुछ सोच के बताओ। अगर समानांतर सर्किट होता है तो क्या होता है, लेकिन समांतर सर्किट में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस के बीच में अपन क्या करते थे, सेम सिद्धांत, क्या होता था, दोनों में क्या चीज बराबर होती थी, विभवांतर बराबर होता था। यानी कि E या V1 और ये V2, ये V1 V2 तो अपन ऐसे लिखें, इससे कि सॉल्व कर लें अपन इसको, अदरवाइज तो ये बराबर ही है। V1 इज इक्वल टू V2 समानांतर बराबर होता है ना, होता है, ठीक है। तो क्या हो गया इक्वेशन, सो E इज इक्वल टू E, यहाँ पे क्या हो गया, E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2, इसलिए 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2।
मतलब कुछ चीज़ तो रेजिस्टेंस के बराबर है, रेजिस्टेंस सर्किट के बराबर, कुछ चीज़ें कैपेसिटेंस के बराबर हैं। इसलिए दोनों चीज़ अच्छे से याद रखना है कि इसका जो L इक्वलेंट है 1/L इक्वलेंट 1/L1 प्लस 1/L2 होता है। क्या बेटा बोल कुछ। अब एक क्वेश्चन बहुत सरल सा है, कितना टाइम लगाते हो ये आपका है। लिखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब फ़र्क इसका केवल अंक का और उसका फ़र्क है, डायरेक्शन का हो सकता है फ़र्क हो, क्वेश्चन सेम है। आप क्वेश्चन पेपर देखना उठा के, जाके आपको आश्चर्य हो जाएगा। है दोनों में पीएमटी और इंजीनियरिंग दोनों में, क्योंकि बहुत सिंपल है। इससे ज़्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मतलब इस देश में तो नहीं हो सकता। लिखो, एक क्यूब में दूसरे टीचर आ गया तो बता दीजिएगा कहाँ है। मैं क्वेश्चन उतार दूँ इफ़ यू डोंट माइंड। एक क्यूब में प्रत्येक तार की लंबाई, उतार रही है बेटा, ये बात कर रही है, 10 सेंटीमीटर है। यदि क्यूब 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल रहा है, तो क्यूब में प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। यदि B इज इक्वल टू 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पे मैं। आपको याद दिला देता हूँ कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम। ये पूरा तार से बना हुआ है, ये क्यूब तार से बना हुआ है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और एक हिंट दे देता हूँ,
तीसरा हिंट और दे देता हूँ। तीसरा हिंट ये है कि अपन ने जब सीखा था, दो रेल्स पर चल रहा था अपना एक कंडक्टर, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में होता था और ये मान लीजिए चल रहा होता था v गति से, और ये होता था L, ये चुंबकीय क्षेत्र है B, और अंतिम वो जो है हिंट B होता है, ये वाली उंगली, ऊपर क्या होता है, यहाँ B तो ये हो गया, यहाँ क्या होगा, बोलो बोलो, L कौन सा है, यहाँ क्या होगा, सब भूल गए हम लोग, कौन सा होता था फॉर्मूला बताओ, फोर्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कौन से हाथ का सिद्धांत, हाँ ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है, फोर्स जब इधर लगता था, ठीक है। अब बताओ 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 जल्दी से बताओ, ये भी 90 डिग्री, कितना है, 1/5, और बताओ, गलत है। अब बताओ, चलो मैं बता देता हूँ उसको, बहुत देर हो गई। इसका क्या सिद्धांत होता था अपना, E इजिकल टू BLV का, यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चले, वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी हो, तो B इजिकल टू EMF इजिकल टू BL क्रॉस V। इसका मतलब क्या हुआ, BL व V तीनों एक दूसरे के ठीक है। इनमें से कोई भी दो चीज अगर समानांतर हो गई तो ये सिद्धांत नहीं लगेगा। समानांतर होते क्या होगा, BL क्रॉस V क्या होता है, LV साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, L और V के बीच में, अगर मान लीजिए 0 डिग्री का एंगल है तो क्या हुआ, 0 EMF। अब बताओ यहाँ कितना होगा, आप चुंबकीय क्षेत्र तो कहीं भी हो, ये इसके समानांतर है V के। यहाँ आपको देखना चाहिए था कि V और B एक दूसरे के समानांतर है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 0, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो EMF प्रत्येक तार में कितना पैदा होगा, 0। हाँ
समझिए आप कुछ। इसके जब भी कभी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चालक चल रहा है तो बेसिक कंडीशन क्या है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, क्योंकि इक्वेशन ये है। और अगर लंबवत नहीं है और समानांतर है कोई सी भी दो चीज़ें, इसका मतलब इसका मान 0 आ जाएगा। यहाँ कौन सी दो चीज़ें एक दूसरे के समानांतर है? B और V के, है ना। बहुत अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। और अगर मान लीजिए ये कल आपके कल के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये अब ये क्यूब जा रहा है इस दिशा में, अब 0 तो हो नहीं सकता। देखो इसके भी लंबवत है, बहुत सारे तारों की लंबाई के भी लंबवत है। कुछ तारों में तो बहेगा करंट, कुछ में नहीं। जो भी तार किसी भी चीज़ के पैरेलल हो गया उसमें ईएमएफ नहीं बहेगा। जो भी तार अगर किसी भी चीज़ के लंबवत हो गया, L क्रॉस V, दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री एंगल हो गया तो उस पर्टिकुलर तार में करंट नहीं बहेगा। यहाँ जब अपन ने लिया था अभी यहाँ पर तो प्रत्येक तार B के पैरेलल चल रहा है, प्रत्येक तार। लेकिन अब इस दिशा में क्या हो रहा है, कुछ तार, यानी कि जैसे ये तार है, ये तार और ये तार तो पैरेलल है, इसकी दिशा पैरेलल है, इसके अंदर कोई करंट नहीं आ सकता। लेकिन ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है और ये इसी के पैरेलल है, इसमें भी नहीं जाएगा। अब किस में जा सकता है? अब ये देखो, ये वाला देखो, ये इसके पैरेलल है। ये वाले की स्थिति क्या है? ये वाला देखो, इस वाले को AD देखो, AD इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के लंबवत है, इसके भी लंबवत है। यहाँ बना लो ना, इसको करके देख लो, इसके भी लंबवत है ये तार, इसके भी लंबवत है, यानी इसके अंदर करंट बहेगा। इसलिए हर तार का करके देखना, कुछ तार में आएगा कुछ में नहीं आएगा। नहीं वो तो आएगा, लेकिन किस किस तार में आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमेशा। मतलब पूरे सिद्धांत जो आपने सीखा है ना उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अपन ने सीख लिया था कि B L क्रॉस V होता है, बट B L क्रॉस V का मतलब ये था कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये अपनी बेसिक इक्वेशन थी इसके अंदर। ये चल भी इसके लंबवत रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, और ये खुद भी इसके लंबवत है, यानी कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जब भी अपन सिद्धांत लगाते हैं तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये बेसिक कंडीशन है। जैसे ही दोनों एक साथ हुए कोई से भी, इसका मतलब शून्य हो गया, शून्य हो गया इसका मतलब करंट बहने की कोई संभावना 0 है। अपने को देखना है कि प्रत्येक कंडक्टर में से कौन सा चालक B या V किसी के समानांतर तो नहीं है। अगर किसी एक के भी समानांतर हुआ तो खत्म। अगर मान लीजिए B के समानांतर हुआ तो B और V के बीच में 0 एंगल हो जाएगा। इसके L के समानांतर हुआ तो B और L के बीच में 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब केवल एक ही कंडीशन में करंट बह सकता है, ये बिल्कुल हमेशा मन में याद रखना, जबकि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यानी कि ऐसी कंडीशन में हमको इनमें से वो तार ढूंढ लेना चाहिए जिसमें कि तीनों लंबवत हों। अपने पास चल गया देखो ये वाला तार इसके पैरेलल है, यहाँ नहीं बह सकता करंट, खटा के छोटा सा निशान लगा दो एग्जाम में, नहीं बहेगा। ये वाला इसके पैरेलल है, इसके नहीं बहेगा। ये इसके पैरेलल है, नहीं बहेगा। ये इसके पैरेलल है, नहीं बहेगा। ठीक है ना, ये तो अपने साफ कह दिया कि नहीं बहेंगे इनके अंदर। अब ये देखो AE इसके पैरेलल है, ये भी नहीं बहेगा। CG में भी नहीं बहेगा, और ये BF में भी नहीं बहेगा, और DH में भी नहीं बहेगा। अब कौन कौन से रह गए जिनमें बह सकता है? EH FG AD BC, ये केवल 4 में करंट बह रहा है। यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का एप्लीकेशन। सबसे इंटेलिजेंट एप्लीकेशन यही है, और कोई भी क्वेश्चन होगा इससे सरल होगा। इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इसकी गति अलग अलग देते रहते हैं। कभी इसकी गति इधर दे देंगे, कभी इसकी गति इधर आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर, कभी नीचे दिखा देंगे गति। आपको उसमें देखना है बस कि कौन कौन से तार के अंदर, ऐसा तो नहीं है कोई भी तार इनमें से किसी भी चीज के अगर समानांतर है तो उसके अंदर EMF नहीं पैदा होगा, यानी कि करंट नहीं बहेगा। ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स। ओके, थैंक यू। कल से हम शुरू करेंगे प्रत्यावर्ती धारा, सबसे लंबा चैप्टर।